नमस्कार और माफ़ी चाहती हूँ देरी के लिए, लेकिन ये मेरे कंट्रोल से बाहर थी, फ़्लाइट डिलेड थी। आज प्रयागराज में मेरा आगमन हुआ है और आज इस देश की जो परिस्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। पिछले 48 घंटे में इस देश ने जो देखा है, और आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने YouTube चैनल्स पर, अपने पोर्टल्स पर, अपने टीवी चैनल्स पर, अपने अखबारों के माध्यम से जो दिखाया है, वो इस देश की बड़ी बदसूरत और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है। इस देश में आज युवा उस मुहाने पर खड़ा है जहां पर या तो उसको अपना भविष्य चुनना है या चुपचाप रहकर अन्याय सहना है और धूमिल होते हुए भविष्य को ध्वस्त होते हुए देखना है। युवाओं ने पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने अपने हक की बात करी और नरेंद्र मोदी की कायर सरकार ने, अमित शाह की कायर दिल्ली पुलिस ने छोटे छोटे बच्चों को लाठियों से पीटा। और असलियत यह है कि आज एक बच्ची वेंटिलेटर पर अपनी ज़िंदगी के लिए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में लड़ रही है और इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नीट का पेपर पहली बार नहीं, कई बार लीक हो चुका। नीट का पेपर लीक हुआ, 22 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया, पेपर लीक हो जाता है। माफिया को पकड़ने के बजाय किसी टुतपुंजे को पकड़ लेते हैं। जवाबदेही सरकार की कोई नहीं है, सरकार के शिक्षा मंत्री का कोई लेना देना ही नहीं है, उनकी नाक के नीचे पेपर लीक होता है। और असलियत ये, जब ये सब हो जाता है तो फिर से नीट का पेपर होता है। 2 लाख अभ्यर्थी पेपर नहीं देते हैं। उसके बाद जिन्होंने पेपर दिया, 609 अंक जिनका आया उनका 167 हो गया, जिनका 700 कुछ आया उनका 67 हो गया। ऐसा तमाशे हुए पेपर में। और इस बीच 22 के करीब हमारे होनहार बच्चों ने अपनी जान दे दी। क्यों जान दी उन बच्चों ने? मेरे हिसाब से ये आत्महत्या नहीं थी, ये सिस्टम और सरकार के द्वारा की गई उनकी हत्या है। और ये मैं बड़ी जिम्मेदाराना तरीके से बोल रही हूँ, उतने ही बड़े बच्चों की अभिभावक भी हूँ। और इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे जी तोड़ मेहनत करते हैं, दिन में 18-18, 20-20 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद गाजर मूली की तरह गाड़ियों में, बसों में, ट्रेनों में भरकर एग्जाम देने जाते हैं। और जब पेपर लीक हो जाता है तो वो फिर से आकर उसी जगह खड़े हो जाते हैं जहाँ से शुरुआत हुई होती है। और ये दंश, ये दर्द, ये हताशा बहुत लोग नहीं सह सकते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि एक परिवार की कितनी पूंजी लगती है उनको पढ़ाने में, एक परिवार का कितना एफर्ट लगता है उनको पढ़ाने में। और ऐसे में 22 बच्चों ने अपनी जान दे दी, सिस्टम ने उनकी हत्या कर दी, सरकार ने उनकी हत्या की। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई भी सरकार होती तो जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाते हुए, थोड़ी मर्यादा, थोड़ी नैतिकता दिखाते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान को बचाने का हर संभव काम किया गया है। क्या नैतिकता आज उनकी शिक्षा मंत्री बने रहने की? आपकी देखा रेखी में पेपर लीक हो रहे हैं और आप पेपर लीक के माफियों के साथ संरक्षण देते हुए पाए जाते हैं। किसी की हिम्मत कैसे होती है पेपर लीक करने की? क्योंकि उसको पता है कि सरकार में उनके नुमाइंदे उनको बचा लेंगे, वरना करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ हो नहीं सकता। आज भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी खस्ता हाल हो चुकी है कि लोगों को यह विश्वास ही नहीं है कि आने वाले भविष्य में वो कुछ कर गुजरेंगे। आज जब युवा दिल्ली की सड़कों पर उमड़ता है और अपने हक की बात करता है तो 16-16, 17-17 साल की बेटियों को यह सरकार डंडों से पिटवाती है। जहां पर महिला पुलिसकर्मी करंट लगा रही है बच्चों को। आपने वो वीडियो देखे होंगे जहां पर शांतिपूर्ण ढंग से खड़ी हुई एक लड़की को एक पुलिस ऑफिसर आकर तमाचा मारता है। आपने देखे होंगे वो वीडियो जहां पर एक अभद्र पुलिस ऑफिसर एक लड़की के प्राइवेट पार्ट में अपना डंडा डालने की कोशिश करता है। ये क्या हो रहा है इस देश में? और क्या इसको देख के चुप रहा जा सकता है? कांग्रेस पार्टी ने, एनएसयूआई ने, आईवाईसी ने मिलकर, हमारी छात्र इकाई एनएसयूआई, हमारी युवा कांग्रेस ने मिलकर 250 से ज्यादा कार्यक्रम पूरे देश में किए हैं। चिलमिलाती धूप में किए हैं, गर्मी में किए हैं, बरसात में किए हैं, पानी की बौछारें उनके ऊपर पड़ी हैं। मेरे ऐसे साथी हैं जिनके कान के पर्दे फट गए, आंख की रेटिना तक चोट आई है, ऐसे साथी हैं मेरे।
और क्यों किया? क्योंकि परीक्षा जब रद्द होती है तो परिवार तबाह हो जाता है। राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज की शुरुआत की। पहला कार्यक्रम कोटा में किया, दूसरा कार्यक्रम देहरादून में किया। और उन्होंने वहां जाकर क्या बात करी? उन्होंने तो राजनीति की बात ही नहीं करी। टेलीप्रॉम्प्टर से तो वो पढ़ते नहीं है। उन्होंने जाकर बच्चों की बात करी, उनके भविष्य की बात करी, डेटा के साथ दिखाया कि कैसे 3000 में से एक बच्चा आईएएस बनेगा, 3000 में से 180 बच्चे आईआईटी जाएंगे और 3000 में से कुल थोड़े से बच्चे डॉक्टर बनेंगे। डेटा के साथ दिखाया। डेटा के साथ दिखाया कि 9 करोड़ अभ्यर्थियों में से सिलेक्शन मात्र और मात्र सिर्फ 6 लाख का होगा। 150 में से एक व्यक्ति कहीं सेलेक्ट किया जाएगा। तो आज का एजुकेशन सिस्टम जो सिस्टम ऑफ रिजेक्शन बढ़ चुका है बजाय सिस्टम ऑफ सिलेक्शन के, उसको ठीक करना जरूरी है, उसको री इमेजिन करना जरूरी है। लेकिन बजाय वो करने के आप दमन पर उतर आए हैं। राहुल गांधी जी ने बताया कि कैसे जब 5 साल कोई व्यक्ति 12वीं के बाद अपनी कोचिंग करता है, पढ़ाई करता है, परिवार का 9 लाख रुपया खर्चा होता है। कौन है जिम्मेदार उस 9 लाख रुपए के? क्योंकि माँ बाप अपने पेट एक रोटी कम खाते हैं, पेट काट कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और एजुकेशन इतनी महंगी, 90,000 से ज्यादा स्कूल तो हमारे यूपी में बंद हो गए। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? और बजाय अच्छे सुझावों को लेकर उस पर अमल करने के, जब ये अभद्रता, जब ये निर्दयता, जब ये बर्बरता दिल्ली पुलिस ने हमारे बच्चों के साथ खड़ी करी परसों, तो उसके प्रोटेस्ट में राहुल जी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठकर प्रधानमंत्री की जवाबदेही मांगी। क्योंकि ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की अब बात नहीं रह गई। धर्मेंद्र प्रधान तो एजुकेशन मिनिस्टर हैं। लाठियां गोलियां तो पुलिस की, अमित शाह की दिल्ली पुलिस बरसा रही थी और नरेंद्र मोदी के निर्देश पे बरस रही थी। जब हम वहां पर बैठे और मैं वहां पे खुद मौजूद थी, और जो बर्बरता दिल्ली पुलिस ने दिखाई है, और असलियत ये है कि नेता प्रतिपक्ष इस देश का 60-65% वोट रिप्रेजेंट करता है। जिस बर्बरता से उनको घसीटा गया, जिस निर्दयता से मेल पुलिस अधिकारी प्रियंका गांधी को खींच रहे थे, तमाम कांग्रेस सांसदों के साथ, तमाम ऑपोजिशन के लीडर्स के साथ, वहां पर तमाम एनसीपी के लोग आए, समाजवादी के लोग आए, अखिलेश जी आए, सब लोग आए। जो बर्बरता कल की गई है राजनीतिक लोगों के साथ, वो दिखाता है कि सरकार में कितना खौफ है, इनको डर है। और डर किस बात का है? क्योंकि इनकी कलई लगातार खुलती जा रही है। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ये लगातार होता है। इनसे जो भी सवाल पूछेगा उसके खिलाफ बर्बरता की जाएगी। इनसे जो भी सवाल पूछेगा उसका दमन किया जाएगा। इनसे जो भी सवाल पूछेगा उसके खिलाफ ये एक्शन लेंगे। चाहे वो किसान हो जिसके लिए सड़कें खुदवा दी जाएंगी, कीले गड़वा दी जाएंगी, चाहे वो महिलाएं हो, वो महिला पहलवान जिनको संसद से 500 मीटर की दूरी पर बूटों के तले रौंदा गया, घसीटा गया, और चाहे वो आज देश का युवा और छात्र हो जब अपने हक की बात कर रहा है तो उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसा नहीं है धरने प्रदर्शन यूपीए के वक्त पे नहीं होते थे, बिल्कुल होते थे। और धरना प्रदर्शन एक मौलिक अधिकार है होना। सोती हुई सरकारों को जवाबदेह बनाना, उनसे सवाल पूछना हमारा हक है, हर देशवासी का हक है। और ऐसे प्रदर्शन तब भी होते थे, और तब वहां पर मंत्री जाते थे, तब वहां पर रेजिग्नेशंस होते थे, तब सरकार एक्शन लेती थी। आज सरकार दमन करती है। शर्म नहीं आती 17-17, 16-16 साल के बच्चों को पिटवाते हुए? और सुन लीजिए वो बच्चे क्या कह रहे हैं, जिनको जेन जी कहा जाता है। वो जेन जी कह रहा है 2 साल में हमारा भी वक्त आएगा वोट देने का, और हम आपको बताएंगे कि जो मित्रों कह के आप बातें शुरू करते हैं, मित्रता निभाने का वक्त है। एक गूंगी बहरी सरकार जिसका जनता से पूरी तरह से नाता टूट चुका है, उसको जगाने के लिए जब युवा सवाल पूछ रहा है तो आज युवा को चीन जाने की, पाकिस्तान जाने की हिमायत दी जा रही है। आज युवा को जेनजी शब्द को इतने गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है, मान लीजिए वो कोई टेररिस्ट हो। और मुझे दुख है क्योंकि मैं मीडिया में रह चुकी हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस देश में जवाबदेही तय करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, कोई जवाबदेही नहीं है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।